Hello student, today I will discuss to you third chapter of auditing, that is classification of audit. देखिए डायग्राम में classification of to the organization of business में आपकी 4 ऑडिट आती है, स्टैट्यूटरी ऑडिट, प्राइवेट ऑडिट, गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट. प्राइवेट ऑडिट इज़ डिवाइडेड अनदर 3 पार्ट्स. और पहले हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बिजनेस में. आपको पहले मैं ये चारों पॉइंट क्लियर करने जा रही हूँ कि स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है, प्राइवेट ऑडिट क्या है, गवर्नमेंट ऑडिट और इंटरनल ऑडिट क्या है. देखिए स्टैट्यूटरी ऑडिट क्या है कि कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशन होती है जिसके लिए स्पेसिफिक लीगल इनैक्टमेंट के अकॉर्डिंग कंपल्शन होता है कि उन्होंने ऑडिट करवानी ही करवानी है. इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर सच ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश्ड अंडर वेरियस इनैक्टमेंट होता है लीगली जो लॉ बनाए हुए उसके अकॉर्डिंग कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट कराना कंपल्शन है. इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपल्सरी ऑडिटिंग. कहते हैं इस ऑडिट के अकॉर्डिंग जितनी भी स्कोप है ऑडिट का, क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन, राइट्स एंड ड्यूटीज़, रेमुनरेशन एंड अदर रिलेटेड मैटर जितने भी हैं वो म्यूचुअल जो एग्रीमेंट है उस लॉ के अकॉर्डिंग है वो डिसाइडेड कर लिए जाते हैं. इन रिलेशन टू अ स्टैट्यूटरी ऑडिट द रिलेटेड इनैक्टमेंट कैन नॉट बी ऑल्टर्ड बिकॉज जितने भी कंपनीज एक्ट है, बैंकिंग एक्ट है या फिर ये कहें हम जॉइंट स्टॉक कंपनीज़ के जितने भी प्रोविज़न है उस प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग जितनी भी स्कोप है, क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है, राइट्स और ड्यूटीज़ है ऑडिटर की वो पहले से ही डिसाइडेड हो जाती है. इसे आप म्यूचुअल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग ऑल्टर्ड नहीं कर सकते हो. और ऑडिटर की जितनी भी राइट्स और ड्यूटीज़ है वो किसी भी तरीके से कम नहीं की जा सकती है. इस तरह की जो मैंडेटरी ऑडिटिंग होती है डैट इज़ कॉल्ड स्टैट्यूटरी ऑडिट. कहते हैं कि कौन कौन अंडर कंपनीज एक्ट 2013 के अकॉर्डिंग बैंकिंग कंपनीज एक्ट है 1949, इंश्योरेंस कंपनी है 1938, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ रजिस्टर्ड अंडर द कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट ऑफ द वेरियस स्टेट, पब्लिक एंड चैरिटेबल ट्रस्ट है, लोकल गवर्नमेंट है, पब्लिक ट्रस्ट रजिस्टर्ड है अकॉर्डिंग टू पब्लिक ट्रस्ट एक्ट. ये 6-7 ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके लिए कंपल्शन है कि ऑडिट करवाना ही करवाना है और इनके जितने भी राइट्स एंड ड्यूटीज़ है उस प्रोविज़न्स के अकॉर्डिंग डिसाइड कर ली जाती है. इट इज़ लीगली मैंडेटरी फॉर एवरी ऑर्गेनाइजेशन. सेकेंड पॉइंट आता है प्राइवेट ऑडिट क्या होती है. अब प्राइवेट ऑडिट का मतलब है कि वॉलेंट्री ऑडिट कहा जाता है जो अपनी इच्छा से है कि आप करवाना चाहते हो तो करवा सकते हो, नहीं करवाना चाहते हो तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन की अपनी मर्जी होती है. कहते हैं कि अब देखो वो तो आपका लीगल मैंडेटरी था कि कंपल्शन है आपको करवानी ही करवानी है, बट यहाँ पर प्राइवेट ऑडिट में जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है कोई कंपल्शन नहीं है कि अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाया ही जाएगा. इट इज़ नॉट लीगली कंपल्सरी फॉर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन. वेदर और नॉट टू गेट द ऑडिट डन डिपेंड्स अपॉन द ऑर्गेनाइजेशन. कहता है कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ऑर्गेनाइजेशन खुद ही डिसाइड करते हैं कि हमने ऑडिट करवानी है नहीं करवानी. तो ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी लिमिट्स है, स्कोप है, क्वालिफिकेशन है, डिसक्वालिफिकेशन है, यहाँ पर पहले से ही मतलब डिसाइडेड नहीं होती. वो लिमिट ये है कि अगर उनकी मर्ज़ी है वो ये चाहते हैं कि हमारे बुक्स ऑफ अकाउंटेड की सिर्फ ये चीज़ वेरीफाई की जानी चाहिए तो ऑडिटर को पहले से ही बता दिया जाता है और उतनी ही चीज़ के लिए पहले ही क्लैरिफिकेशन हो जाती है. भाई आपने मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये चीज़ लाइक बैलेंस शीट चेक करनी है या फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट चेक करना है, इसलिए उस ऑडिटर को अपॉइंट किया जाता है. ये भी फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स हैं. ऑडिट ऑफ ए सोल ट्रेडर अकाउंट, ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, थर्ड ऑडिट करवाएगा ही करवाएगा. ये डिपेंड करता है उसकी पर्सनल विशेस पर. विच एंड हाउ मेनी अकाउंट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितनी और कैसे कितनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करवाया जाना है ये डिपेंड करता है सोल ट्रेडर के ऊपर. इसकी स्कोप है, राइट्स है, ऑल अदर मैटर्स सभी जो डिसाइडेड किए जाते हैं वो म्यूचुअल एग्रीमेंट की होते हैं. इट इज़ नेसेसरी टू ऑडिटर टू क्लैरिफाई ऑल कंडीशन बिफोर कमेंसिंग इज वर्क. कहता है कि जो सोल ट्रेडर होता है वो ऑडिटर को बुलाने से पहले मतलब जो भी इसको काम असाइन किया उससे पहले बता देता है भाई मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में आपने जस्ट बैलेंस शीट चेक करनी है या नंबर ऑफ अकाउंट्स में सिर्फ आपने P&L अकाउंट को वेरीफाई करना है,
जो भी चीज़ें हैं, या फिर टैली करना है जस्ट बैलेंस को, ये सारी चीज़ें पहले से ही क्लियर की जाती है। अगर पहले से ही क्लियर हो जाती है, उसके बाद भी अगर किसी भी तरह की कोई दिक्कत आती है बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करने में, तो उसके लिए वो ऑडिटर लाइबल होगा। सेकंड आता है ऑडिट ऑफ द अकाउंट ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म। कहता है कि पार्टनरशिप फर्म में भी ये भी कोई लीगल कंपल्शन नहीं है कि बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाना ही करवाना है, और इसमें जो है म्यूचुअल एग्रीमेंट भी तैयार कर ली जाता है। फिर भी अगर पार्टनरशिप फर्म में उसको ये क्लियर नहीं है कि मुझे बुक्स ऑफ अकाउंट में क्या वेरीफाई करवाना है, तो उसके लिए वहाँ पर ऑडिटर लाइबल होगा। ऑडिटर ये देखेगा कि ये जो पार्टनरशिप एक्ट है नॉर्मली किस एक्ट के अकॉर्डिंग रेडी किया गया है, या फिर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में वो डिटेल स्टडी करेगा कि इस प्रोविजंस के अकॉर्डिंग क्या क्या राइट्स एंड ड्यूटीज़ आती हैं, किन किन बुक्स ऑफ अकाउंट को वेरीफाई करना है। ये सारी चीज़ें पार्टनरशिप फर्म के अंदर आती हैं। ऑडिट ऑफ अदर इंस्टीट्यूशन इंडिविजुअल्स। कहता है कि जहाँ पर बहुत सारी इनकम और एक्सपेंडिचर्स की बात हो और उसको एनालाइज करने की बात हो, या फिर वेलफेयर सोसाइटीज़ है, स्टेट में मैंडेटरी कंपल्शन नहीं है इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशंस के लिए, क्लब्स वगैरह के लिए, कि वो मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट को ऑडिट करवाएगी, उनके अपनी विशेज़ के ऊपर होती हैं। नेक्स्ट आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, गवर्नमेंट ऑडिट क्या होते हैं। कहते हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूशंस अगर ये ऑडिट करवाते हैं, डेट इज़ कॉल्ड गवर्नमेंट ऑडिट। अब आप समझिए कि गवर्नमेंट ऑडिट जो है वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि गवर्नमेंट ऑडिट अपने बुक्स ऑफ अकाउंट को मेंटेन करने के लिए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपना एक चीफ ऑफिसर अपॉइंट करती है, जिसका नाम है CAG। यहाँ पर CAG है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल ऑफ इंडिया। इस गवर्नमेंट ऑडिट में CAG का सबसे बड़ा रोल है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जर्नल, ये होता क्या है, ये सारी चीज़ें क्या है, ये मैं आपको वन बाय वन एक्सप्लेन करूँगी। अब देखो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने CAG को अपॉइंट कर लिया। CAG की क्या ड्यूटीज़ होंगी, क्या राइट्स होंगे, किस तरह से वो यूनियन बनाएगा अपनी, और वो जो रिपोर्ट है कहाँ सबमिट होगी, कैसे फॉर्मेट तैयार होगा, उसकी एज क्या होगी, क्या रेमुनरेशन उसको दिया जाता है, आपके माइंड में ये सब चीज़ें आ रही होंगी। तो मैं वन बाय वन एक्सप्लेन करती हूँ। पहला पॉइंट कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया CAG को अपॉइंट करता है। जो इस में नहीं लिखा हुआ वो मैं आपको बता देती हूँ कि CAG की जो एज है वर्किंग की, एक तो 6 ईयर के लिए उसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट, 6 साल के लिए, और एज 65 ईयर विच एवर इज़ अर्लियर। मान लो उसे अपॉइंट किया है और 4 साल काम करने के बाद ही उसकी एज 65 की हो जाती है, तो उसका काम वहीं पर स्टॉप हो जाएगा। तो मैंने पहले ही बताया कि 6 साल का उसका टर्मिंग टाइम है, और 65 ईयर उसकी एज विच एवर इज़ अर्लियर। अब आप कहोगे कि मैम इनकी पेमेंट कितनी होती है, रेमुनरेशन कितना जाता है। इसका जो रेमुनरेशन है वो सुप्रीम कोर्ट के जज के अकॉर्डिंग होता है, उतना रेमुनरेशन इनको पे किया जाता है। कोई भी दिक्कत आती है या कोई उसने ऐसा काम किया है जिसके लिए वो खुद भी लाइबल है, लेकिन उसके लिए कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की 2/3 पावर ऑफ वोटिंग अगर मिल जाती है कि हाँ भाई ये प्रूफ हो चुका है कि इन्होंने अपना काम सही तरीके से नहीं किया जाता, तब इनको रिमूव किया जा सकता है। लेकिन 2/3 वोटिंग होनी चाहिए यूनियन की, चाहे फिर वो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की हो। अब इसमें कुछ आर्टिकल तैयार किए गए हैं, आर्टिकल 148, 149, 150, 151। 149 में इसकी ड्यूटीज़ और राइट्स बताई गई हैं, किसकी, CAG की। 150 में फॉर्मेट तैयार किया गया है, और 151 में ये बताया गया है कि उस सभी रिपोर्ट्स को कहाँ सबमिट करवाना है। अब देखिए आर्टिकल 149 में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, CAG क्या करता है अपने अंडर, CAG ने क्या किया, अब सारा काम अकाउंटिंग का काम, ऑडिटिंग का काम CAG ही करता है, लेकिन CAG अपने अंडर एक यूनियन बना लेता है, और उस यूनियन में हर एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट काम करती है। अब सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करती है, सारी रिपोर्ट जाके CAG को सबमिट करा देती है। अब बात आती है कि जितनी भी यूनियन है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को सबमिट कराएगा, और स्टेट गवर्नमेंट अपनी रिपोर्ट गवर्नर को सबमिट कराएगा, और जितनी भी यूनियन टेरिटरी है वो यूनियन टेरिटरी के जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर होंगे वहाँ पर सबमिट कराएगा। तो कहते हैं कि क्या क्वालिफ़िकेशन होगी, क्या नहीं होगी, ये सब CAG के अंडर डिसाइडेड कर दी जाती है, और हर एक सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का अपना एक ऑफिस होता है जिसकी रिपोर्ट जाके उसने, अब देखो, अब यूँ सोचते हैं कि गवर्नमेंट ऑडिट क्यों करवाती है,
कहते हैं कि गवर्नमेंट के पास जितने भी बजट्स आते हैं, जितना भी पैसा आता है, कितनी इनकम आई और कहाँ कहाँ उसने अलॉट कर दिया, कि किस किस स्कीम में वो पैसा लगाया, कितने एक्सपेंडिचर। ओके और सेक्शन आर्टिकल 151 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में सीएजी की जो रिपोर्ट है, मैंने बता ही दिया आपको कि रिपोर्ट जो यूनियन है, मतलब जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, वो प्रेसिडेंट को सबमिट कराएगी, स्टेट गवर्नमेंट गवर्नर को, और यूनियन टेरिटरीज जो होगी वो एडमिनिस्ट्रेटर को सबमिट करा देगी। अब बात आता है इंटरनल ऑडिट क्या है। कहते हैं कुछ ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं वो अलग से एक ऑडिटर अपॉइंट नहीं करते, वो अपने ही एम्प्लॉयज़ में से एक ऑडिटर अपॉइंट कर लेते हैं जिसको नॉलेज होती है, उसकी क्वालिफ़िकेशन जो है वो ज़रूरी नहीं है कि सीए होना चाहिए। जस्ट एम्प्लॉयज़ को, इस एम्प्लॉयज़ में से एक ऑडिटर इसलिए अपॉइंट किया जाता है ताकि जितने भी एरर्स और फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट किया जा सके और ये बताया जा सके, और इसको, ये जो आपका एम्प्लॉयज़ है, इसको सेम एज ए सैलरी दी जाती है। और जो आपका ऑडिटर है, मतलब जिसको एज ए एम्प्लॉयज़ में से ही आपने अपॉइंट किया, उसे ये रिपोर्ट अपने मैनेजर को सबमिट नहीं करवानी होती। इसका मेन पॉइंट है जस्ट इसे सुजेशंस देने होते हैं कि कंपनी में और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट करने की क्या ज़रूरत है। तो जब ये सारी बातें हो जाती हैं, मतलब जितनी भी एरर्स और फ्रॉड्स हैं उनको डिटेक्ट कर लिया जाता है, डेट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। इंटरनल ऑडिट मतलब इंटरनली अपने ही ऑर्गेनाइजेशन में से जो एम्प्लॉयज़, जो वर्कर काम कर रहे हैं, उसी में से ही ऑडिट को वेरीफाई, मतलब अकाउंट्स को चेक करने के लिए अपॉइंट कर ली जाता है, और उसको सैलरी जैसे और एम्प्लॉयज़ को दी जा रही है वैसे ही दी जा रही है, बट इसको रिपोर्ट सबमिट नहीं करवानी होती अपने मैनेजर को। जस्ट इसे अपने सुजेशंस देने होते हैं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकती है, मतलब बैलेंस शीट को इम्प्रूव करने के लिए। डेट इज़ कॉल्ड इंटरनल ऑडिट। थैंक यू सो मच।